कभी सोचा है कि एक अकेला इंसान बिना किसी हथियार के दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को कैसे चुनौती दे सकता है? आज हम महात्मा गांधी के उन्हीं शुरुआती आंदोलनों की कहानी में उतरेंगे। वो आंदोलन जिन्होंने न सिर्फ भारत की आज़ादी की नींव रखी, बल्कि एक पूरे साम्राज्य को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो फिर सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक इंसान ने दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर को झुका दिया? बिना तलवार, बिना बंदूक, उस क्रांति के पीछे आखिर कौन सी ताकत थी? इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द में छिपा है, सत्याग्रह। ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक पूरी फिलॉसफी है, यानी सत्य की शक्ति। ये अन्याय से लड़ने का एक ऐसा तरीका था जिसमें आपको फिजिकल ताकत की नहीं बल्कि मॉरल करेज यानी नैतिक बल की जरूरत थी। और यकीन मानिए, यही गांधी जी का सबसे कारगर हथियार साबित हुआ। तो चलिए अब देखते हैं कि इस जबरदस्त हथियार का पहली बार इस्तेमाल कहाँ और कैसे हुआ। ये वो शुरुआती मैदान थे, एक तरह से कहें तो वो प्रयोगशाला, जहां सत्याग्रह को परखा गया और उसने अपनी पहली जीत हासिल की, चंपारण और खेड़ा। तो कहानी शुरू होती है 1917 में बिहार के चंपारण से। वहां किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। गांधी जी के सत्याग्रह के बाद सरकार को झुकना पड़ा और एक नया कानून पास करना पड़ा। फिर ठीक अगले साल 1918 में गुजरात के खेड़ा में फसलें तबाह हो गई थीं, फिर भी जबरदस्ती टैक्स वसूला जा रहा था। एक बार फिर सत्याग्रह ने अपना काम किया और किसानों को टैक्स में राहत मिली। देखिए, दो अलग अलग जगह, दो अलग अलग समस्याएं, लेकिन समाधान एक ही था, सत्याग्रह। अच्छा, खेतों में किसानों के बीच तो ये तरीका काम कर गया। अब गांधी जी ने सत्याग्रह को एक नए मैदान में आजमाया, शहरों की फैक्ट्रियों में। अब बारी थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की, जहां लड़ाई किसानों और सरकार के बीच नहीं बल्कि मजदूरों और मिल मालिकों के बीच थी। यहाँ पर गांधी जी ने एक अलग ही दांव खेला। जब मिल मालिक सही मजदूरी देने को तैयार नहीं हुए, तो गांधी जी ने सत्याग्रह का एक नया और शायद सबसे शक्तिशाली रूप सामने रखा, भूख हड़ताल। ये एक तरीका था खुद को तकलीफ देकर सामने वाले की आत्मा को जगाने का। और कमाल देखिए, ये तरीका काम कर गया। मिल मालिकों को झुकना पड़ा और मजदूरों को उनका हक मिला। ये जो लोकल लेवल पे जीतें मिली, ये तो बस शुरुआत थी। अब वक्त आ गया था कि इन छोटी छोटी आवाज़ों को मिलाकर एक राष्ट्र की आवाज़ बनाया जाए, पूरे देश को एक साथ लाया जाए। अब लड़ाई किसी एक जिले या शहर की नहीं, बल्कि पूरे देश की होने वाली थी। और फिर हालात बहुत तेजी से बदले। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और कठोर रॉलेट एक्ट ने पूरे देश में गुस्से की आग भड़का दी। ठीक उसी समय खिलाफत आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता का एक बड़ा मौका दिया। इन सब ने मिलकर 1920 में एक देशव्यापी असहयोग आंदोलन की जमीन तैयार की। हालांकि 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि उनके लिए अहिंसा सबसे ऊपर थी। यहाँ खिलाफत आंदोलन को समझना बहुत जरूरी है। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के एक बड़े मौके की तरह देखा। वो जानते थे कि अगर ये दो बड़े समुदाय एक साथ खड़े हो गए तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ये लड़ाई कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। तो ये असहयोग आंदोलन था क्या असल में? इसके 4 मेन पिलर थे। सरकारी स्कूल, कोर्ट और नौकरियों का बहिष्कार करो, विदेशी सामानों को छोड़ो और स्वदेशी अपनाओ, और सरकार से मिली उपाधियां और सम्मान लौटा दो। मकसद बिल्कुल साफ था, बिना एक भी गोली चलाए शांति से ब्रिटिश शासन की पूरी मशीनरी को ठप कर देना। भले ही असहयोग आंदोलन को बीच में ही रोकना पड़ा, लेकिन इन शुरुआती आंदोलनों ने भारत और दुनिया पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी जिसने आने वाले कल की दिशा ही बदल दी। तो इन शुरुआती आंदोलनों का असली महत्व क्या था? पहली बात, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई को कुछ पढ़े लिखे लोगों के कमरों से निकालकर देश के आम इंसान तक पहुंचा दिया, एक जन आंदोलन बना दिया। दूसरी बात, इन्होंने गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में स्थापित किया। और सबसे जरूरी बात, इन्होंने करोड़ों भारतीयों के मन से अंग्रेजों का डर निकालकर आत्मविश्वास और हिम्मत भर दी। ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसकी गूंज भारत से बाहर भी सुनाई दी, और इसने दुनिया भर में न्याय के लिए हो रहे अहिंसक आंदोलनों को प्रेरित किया। जैसा कि ये लाइन हमें याद दिलाती है, ये आंदोलन न केवल भारत की आज़ादी की लड़ाई के मील के पत्थर थे, बल्कि उन्होंने दुनिया को सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने का एक नया दर्शन दिया। ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये एक नैतिक क्रांति थी।
और ये सब हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ टकराव और हिंसा है, क्या गांधी की अहिंसा की कोई जगह है? क्या ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है? इस पर सोचिएगा जरूर।